आइए आज हम जानते हैं आयनन ऊर्जा, जिसको आयनन विभव भी कहते हैं, आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो क्या होता है आयनन ऊर्जा, किन किन ये कारकों पर निर्भर करता है, और पीरियोडिक टेबल में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं समूह में, तो किस तरह से आयनन ऊर्जा चेंज होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आयनन ऊर्जा क्या है? किसी भी गैसीय, विलगित, उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कोई भी गैसीय, विलगित या उदासीन, ये तीन कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी परमाणु है वो कैसा होना चाहिए, गैसीय होना चाहिए, विलगित मतलब अकेला होना चाहिए, और उदासीन होना चाहिए। तो उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमें उसको देनी पड़ेगी उसी को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा को हम IE से दर्शाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, अगर मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा आयनन ऊर्जा के लिए सही है, तो मेरे ख्याल से आप लोग जरूर पहचान सकते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए, इस ऑप्शन में परमाणु अकेला है, उदासीन है, पर क्या गैसीय है? नहीं, इसमें S लिखा हुआ है, मतलब ये सॉलिड है, तो इसमें आयनन ऊर्जा डिफाइन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन गैसीय है, उदासीन है, पर क्या ये विलगित है? नहीं, ये विलगित नहीं है, ये अणु के फॉर्म में है, तो इसके लिए भी आयनन ऊर्जा डिफाइन नहीं हो सकता। थर्ड देखिए, तीसरा वाला, ये अकेला है, मतलब विलगित है, गैसीय है और उदासीन भी है। तीनों जो कंडीशन था, तीनों को ये पूरा कर रहा है, तो ये हमारा आयनन ऊर्जा के लिए सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन विलगित है, उदासीन है, पर गैसीय नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन था वो सही होगा आयनन ऊर्जा के लिए। ठीक, परिभाषा के बाद हम लोग इकाई देख लेते हैं। जो आयनन ऊर्जा की इकाई होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या पर परमाणु के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या इसको किलो जूल पर परमाणु से भी व्यक्त किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, या जिसको हम लोग उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जा कहते हैं, ये क्या होता है? देखिए, किसी भी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम उसका प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं, जिसको IE फर्स्ट से दर्शाते हैं। इसी तरह यदि उस गैसीय विलगित उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसको हम द्वितीय आयनन ऊर्जा, या तृतीय, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा, और 2 के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो तृतीय आयनन ऊर्जा कहलाएगा। इसी तरह चौथा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, चतुर्थ आयनन ऊर्जा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इसको आप लोग उदाहरण से समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक गैसीय उदासीन विलगित परमाणु है A, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसको हम लोग बोलेंगे प्रथम आयनन ऊर्जा, IE फर्स्ट। अब ये जो प्रथम आयनन ऊर्जा के बाद जो हमारा परमाणु है,
इससे जब द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक, तो उसको बोलेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा Ie2। और जब इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको बोलेंगे Ie3। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा है, जो परमाणु था उसके लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा, जो परमाणु था उसके लिए तृतीय आयनन ऊर्जा। डायरेक्ट हम 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, हमें क्रम से आना है, पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो यदि यहाँ पूछा जाए कि Ie1, Ie2 और Ie3 में किसका जो है आयनन ऊर्जा अधिक होगा, तो क्या आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि Ie1, Ie2, Ie3 में किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी? चलिए इसको मैं आप लोग को एक उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कोई एक इंसान खड़ा है और ये 6 पत्थरों को रस्सी के माध्यम से बांध करके रखा हुआ है। अब कोई दूसरा एक इंसान आ रहा है, इसको चुराने की कोशिश कर रहा है। अब मान लीजिए ये यहाँ से एक पत्थर को चुरा के ले जाता है। ठीक, चलिए मैंने इस पत्थर को अब डिलीट कर देता हूँ। ठीक, एक इंसान आया, इसने पहला पत्थर को यहाँ से, एक पत्थर को यहाँ से चुरा के ले गया। अब इस इंसान के पास टोटल 5 पत्थर बचे। पहले 6 था, 6 को जितनी ताकत से पकड़ा था इसने, उसमें से कोई एक चोर आया और उसको जितना भी वो ताकत लगाया उसको ले गया। अब फिर से ये आके फिर एक पत्थर को चुराना चाह रहा है। तो अब सोचिए कि पहले जितना इसने ताकत लगाया था पत्थर को चुराने के लिए, क्या उतना ही ताकत इसको लगेगा कि उससे कम लगेगा कि उससे ज़्यादा लगेगा? ठीक, अब इमेजिन कीजिए कि इसको भी ये चुरा के ले जाता है। अब फिर ये आता है, इस बार फिर ये पत्थर को चुराना चाहता है। तो एक बार फिर आप इमेजिन करो कि क्या ये उतना ही ताकत से इसको ले जाएगा, उससे ज़्यादा लगेगा कि उससे कम लगेगा? ठीक, सेम ऐसे ही आपको परमाणु के रूप में सोचना है। जो इंसान था वो हमारा नाभिक है और जो पत्थर हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को ये नाभिक जो है आकर्षण बल से बांध के रखा हुआ है। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें तो हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसमें इस नाभिक का आकर्षण और मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पहले की तुलना में और कठिन होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटेगा वैसे वैसे वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना और कठिन होता जाएगा। तो यदि हम Ie1, Ie2 और Ie3 में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा Ie3 में आयनन ऊर्जा लगेगा, उसके बाद Ie2 में, और सबसे कम Ie1 में लगेगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन घट रहा है लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है आयनन ऊर्जा अधिक लगेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा में तृतीय आयनन ऊर्जा अधिक होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला कारक परमाणु का साइज या परमाणु का आकार। यदि
किसी परमाणु का आकार छोटा है, चलिए मैं इसको बना के भी समझा देता हूं। ये देखिए, आप जो सेंटेंस है उसको इमेजिन करते हुए जाइएगा इस चित्र से। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसमें इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। आप इमेजिन करके इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, भूलोगे बहुत कम। ठीक है, और उसको आप अपने शब्द में लिख भी सकते हो। यदि किसी परमाणु का आकार छोटा होगा तो नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण अधिक होगा, और यदि आकर्षण अधिक है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन होगा, यानी कि आयनन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके जस्ट विपरीत भी आप सोच सकते हो कि अगर नाभिक या परमाणु का आकार बड़ा है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम होगा, और यदि आकर्षण बल कम है तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं बाहर, तो वहाँ पर आयनन ऊर्जा कम होगी। यानी एक रिलेशन अगर हम बनाना चाहें आयनन ऊर्जा और परमाणु आकार के बीच, तो हम कह सकते हैं आयनन ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमाणु आकार के, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी आयनन ऊर्जा अधिक है उसका मतलब है परमाणु आकार कम है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट भी कह सकते हैं, यदि परमाणु आकार छोटा तो आयनन ऊर्जा बड़ा, यदि परमाणु आकार बड़ा तो आयनन ऊर्जा कम। ठीक, तो ये पहला कारक था परमाणु आकार, जिसमें यदि परमाणु साइज छोटा है तो आयनन ऊर्जा बड़ा होगा। दूसरा देखिए, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का मतलब क्या है? नाभिक में जो आवेश रहता है, यानी प्रोटॉन की संख्या से है ना नाभिकीय आवेश। जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज़्यादा उसका आवेश होगा, उतना ज़्यादा वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा। तो यदि किसी परमाणु के नाभिकीय आवेश अधिक है तो नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण अधिक होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, यदि आकर्षण अधिक है तो बाहर निकालना इलेक्ट्रॉन को बहुत कठिन होगा, अर्थात उसका आयनन ऊर्जा अधिक होगा। तो इसके लिए एक रिलेशन हम बना सकते हैं, आयनन ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नाभिकीय आवेश के। जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश उतना ज़्यादा आयनन ऊर्जा। जैसे यदि हम दो एग्जाम्पल लें, मान लीजिए मैं ले रहा हूं कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ पे बोरान भी ले लिया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। अब बाएं से दाएं जाने पर तो कक्षा की संख्या बढ़ती नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, या ये कहें कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, जैसे इसमें 6, 7, 8। बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिक का जो आवेश है वो बढ़ रहा है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण अधिक होने से इनका साइज भी छोटा होते जाएगा, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि नाभिकीय आवेश अधिक मतलब उसका आयनन ऊर्जा भी अधिक। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं नाभिकीय आवेश बढ़ता है, साथ ही साथ उसका आयनन ऊर्जा भी बढ़ता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यदि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षक या तो आधा भरा हो या पूरा भरा हो, या तो आधा भरा हो या पूरा भरा हो, तो उसको हम स्थायी मानते हैं, और स्थायी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन है मतलब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसका आयनन ऊर्जा भी अधिक होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है, तो हम
क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 2p3 7 होता है नाइट्रोजन का, 2 2 4 3 7। ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। अगर हम इसका कक्षक को देखें 1 2 3, अगर इसमें कक्षक को देखें 1 2 3 4, आप देख पा रहे हैं कि जो नाइट्रोजन का कक्षक है ये आधा भरा हुआ है, और जो आधा भरा हो या पूरा भरा हो कैसे होगा, स्थायी। और स्थायी से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी आयनन ऊर्जा उसका अधिक होगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा अधिक होगा। कारण क्या है, कारण है नाइट्रोजन का जो कक्षक है आधा भरा होता है, और आधा भरे हुए परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन होता है। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर है कक्षक का आकार। इस कक्षक का आकार गोल होने के कारण और नाभिक के पास होने के कारण इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। इस कक्षक गोल होता है और वो नाभिक के पास भी होता है, तो वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बहुत हो जाता है, जिसके कारण उसकी आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। और जैसे जैसे नाभिक से कक्षक की दूरी बढ़ती जाती है या उनका आकार जो है फैलते जाता है, तो उसका आकर्षण भी कम होते जाता है। जैसे एस का आकार गोलाकार होता है, पी का डंबल आकार होता है, डी का डबल डंबल आकार का होता है, और एफ तो 8 फोल्ड का होता है। तो जैसे जैसे कक्षकों का आकार फैलता जाता है या नाभिक से उनकी दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण भी बढ़ते जाता है। और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो दूरी है वो बढ़ते जाएगी जैसे जैसे इनका आकार फैलते जाएगा या नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे आयनन ऊर्जा भी कम होती जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा एस का होगा, फिर पी का, फिर डी का, और सबसे कम होगा एफ का। ठीक है, नाभिक से बहुत दूर भी है और इसका आकार भी फैला हुआ रहता है। इस कारण इनका जो क्रम होगा एस सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद पी, उसके बाद डी, और सबसे कम एफ। अंतिम जो फैक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। अब आवरण या परिरक्षण प्रभाव क्या देखते हैं। जो अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो बाहर वाले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, उसको अंदर आने नहीं दिया जाता है। तो जितना वो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आकर्षित होना चाहता है उतना नहीं हो पाता है, यानी वो नाभिकीय आकर्षण के विपरीत काम करने लग जाता है। इसी प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी, ये मान लो नाभिक है, ये बाह्यतम कक्षक का इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाला कक्षक का इलेक्ट्रॉन है। तो अंदर वाला कक्षक क्या करता है कि जो बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर आने से रोकता है, उसको प्रतिकर्षित करता है। तो ये नाभिक उसको जितने आकर्षण से अंदर खींचना चाहता है उतना खींच नहीं पाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस आकर्षण के विपरीत इधर जाने लगता है। इसी प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, जिसमें जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है नाभिकीय आकर्षण के विपरीत काम करने लगता है। ठीक, अब इसके दो कंडीशन हैं, इसको मैं हटा देता हूं। यदि परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम हो जाएगा। नाभिकीय परिरक्षण प्रभाव ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर जाएगा, अंदर का इलेक्ट्रॉन
बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा और बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा दूर चला जाएगा, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा और साइज बड़ा हो जाएगा और आयनन ऊर्जा कम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि परिरक्षण प्रभाव कम है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ जाएगा, जिससे साइज छोटा हो जाएगा और आयनन ऊर्जा अधिक हो जाएगी। यानी परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा तो आयनन ऊर्जा कम, परिरक्षण प्रभाव कम तो आयनन ऊर्जा अधिक। ठीक, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं ए, बी और सी। तीनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। अब मान लीजिए ए और बी के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। ए और बी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और ए इसको डांटे जा रहा है कि तुमने ये किया, गलती किया करके इसको बहुत ज़्यादा डांट रहा है। अब सी क्या कर रहा है, सी इस बी वाले का पक्ष ले रहा है और इस ए को समझा रहा है कि चलो गलती हो गया या इसको माफ़ कर दो। ये जैसे भी है ये ए को समझाने का काम कर रहा है। तो ए जितने गुस्सा से इसको डांटना चाह रहा था, इसी के समझाने के कारण अब ये उतने गुस्से से इसको नहीं डांटता है। यानी इसका गुस्सा जितना होना चाहिए था वो अब कम हो गया। किसके कारण? इसके प्रोटेक्ट करने के कारण। ये एक तरह का प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है बी को। ठीक वैसे ही होता है हमारे परमाणुओं में भी। ये जो नाभिक है ये सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। ठीक है, अंदर वाले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को भी, बाहर वाले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को भी। लेकिन इस अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह का प्रोटेक्शन कर देता है या एक तरह का आवरण बना देता है और इसको प्रतिकर्षित करने लगता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। तो जितने आकर्षण से ये अंदर आना चाहता था उतने आकर्षण से अंदर नहीं आ पाता है। यही प्रभाव परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब यदि ये प्रतिकर्षण ज़्यादा हुआ तो साइज बढ़ जाएगा, यदि ये प्रतिकर्षण कम हुआ साइज छोटा हो जाएगा। एक हम रिलेशन बना सकते हैं यहाँ पर कि जो आयनन ऊर्जा है वो व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा परिरक्षण प्रभाव के, जिसको आवरण प्रभाव भी कहा जाता है। ठीक, ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव यानी आयनन ऊर्जा कम, कम परिरक्षण प्रभाव यानी आयनन ऊर्जा अधिक। ठीक, चलिए अब जानते हैं आवर्तिता, कि अगर हम बाएं से दाएं जाएं या ऊपर से नीचे आएं तो किस तरह से आयनन ऊर्जा चेंज होता है। तो एक सामान्य सी बात है कि जब हम बाएं से दाएं जाएंगे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी। ये सामान्य ट्रेंड है कि बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने से साइज छोटा होता है और साइज छोटे होने से आयनन ऊर्जा बढ़ती है। जैसे पहले आवर्त की बात करें, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम का नाभिकीय आवेश ज़्यादा है और इसका साइज छोटा है। तो हाइड्रोजन और हीलियम में सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा होगा हीलियम का। और एक बात ये भी याद रखें, पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होता है। इसी तरह दूसरे आवर्त की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान बाएं से दाएं चल रहे हैं, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। तो सामान्य सा होना चाहिए था कि आयनन ऊर्जा क्रमशः बढ़ते जाना चाहिए था। लिथियम का कम, बेरिलियम का ज़्यादा, बोरान का ज़्यादा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। किंतु इसमें कुछ चेंजेस आता है बीच में, और वो चेंजेस क्यों आता है ये आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू जान सकते हैं। देखिए, आप इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छांटिए जो आधा भरा हो या पूरा भरा हो। तो आपको मिलेगा बेरिलियम,
और नाइट्रोजन। बेरिलियम का पूरा भरा है और नाइट्रोजन का आधा भरा है। तो ये अपने आने वाले, जो इसके बाद आने वाले तत्व हैं, उनसे अधिक आयनन ऊर्जा शो करता है। कारण कि ये स्थायी होते हैं, चूंकि आधे भरे हैं या पूरे भरे हैं वो स्थायी होते हैं। स्थायी होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। इस कारण ये अपने बाद में आने वाले तत्व के आयनन ऊर्जा से अधिक आयनन ऊर्जा शो करते हैं। तो यदि मैं इनका क्रम बनाना चाहूँ तो सबसे पहले आएगा लिथियम, फिर आएगा बोरान, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा फ्लोरीन और फिर आएगा नियॉन। 2 जगह आप लोग को अंतर दिखा होगा, बोरान से बेरिलियम का ज़्यादा है और ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का ज़्यादा है, बाकी वही रहेगा। ठीक, ये क्रम। ठीक, समूह की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं द्वितीय आवर्त का बोलूं तो आप लोग कर लेंगे। द्वितीय आवर्त में जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो इसका आप लोग क्रम बना सकते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद देखिएगा कि कहाँ आधा भरा है, कहाँ पूरा भरा है, बस उसी को आने वाले जो एलिमेंट है उससे आगे कर दीजिएगा, क्रम बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको भी बता दूंगा आपको रिप्लाई करके। चलिए समूह में देखते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा कम होता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। परमाणु साइज बढ़ने से आकर्षण कम होता है। आकर्षण कम होने से इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं, जिसके कारण आयनन ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो समूह में अगर बात करें तो कोई अपवाद नहीं है, जनरल ट्रेंड है कि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा कम होता है। तो इनका क्रम कुछ इस तरह से होगा। लिथियम का सबसे ज़्यादा, सोडियम का उससे कम, पोटेशियम का उससे कम, रुबिडियम का उससे कम, सीजियम का सबसे कम। पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम का पीरियोडिक जो आयनन ऊर्जा है सबसे कम होता है, क्योंकि इससे नीचे आने वाला फ्रेंसियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। सीजियम का पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनन ऊर्जा, हीलियम का पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा। धातु और अधातु, हम आयनन ऊर्जा के द्वारा ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किधर धात्विक गुण बढ़ता है और किधर अधात्विक गुण बढ़ता है। तो धात्विक और अधात्विक गुण जानने से पहले इनकी थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। वे पदार्थ जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, आसानी से इलेक्ट्रॉन को देकर क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, उनको हम धातु कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उनको अधातु कहते हैं। आप लोग जानते हैं आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाता है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है, मतलब वहां पे धात्विक गुण कम होगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा। धात्विक गुण क्या है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल रहा है, तो वहां पे धात्विक गुण कम होगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा। इसी तरह अगर समूह में हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक जो गुण हो वो बढ़ेगा और अधात्विक गुण घटेगा। ठीक, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। या दूसरे शब्दों में कहें, बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता है। जस्ट अपोजिट है, एक को याद रखिए, दूसरा उसका उल्टा कर दीजिए। और कुछ बातें कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है और जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है।
तो यदि हम ये कहें कि बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय गुण बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय गुण बढ़ता है, तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बाएं से दाएं में अधात्विक गुण बढ़ता है इसलिए अम्लीयता बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय गुण बढ़ता है इसलिए ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है इसलिए वह क्षारीय गुण दर्शाएगा। अब यदि आपसे पूछे कि लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड में क्षारीय गुण बताइए, क्षारीय गुण का क्रम बताइए, तो ये सभी एक समूह में आते हैं और समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है यानी क्षारीय गुण बढ़ेगा। तो ये क्रम कुछ इस तरह से होगा, सबसे ज़्यादा पोटेशियम ऑक्साइड, उसके बाद सोडियम ऑक्साइड और सबसे कम होगा लिथियम ऑक्साइड। इसी तरह अगर पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है उसमें किसका अम्लीयता ज़्यादा होगा, अम्लीय गुण किस में ज़्यादा होगा, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ती है, अधात्विक गुण बढ़ती है। अधात्विक गुण बढ़ती है मतलब अम्लीयता बढ़ेगी, तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का अम्लीय गुण ज़्यादा होगा। ठीक, तो इस तरह से हमें धातु और अधातु गुण को पहचानना है। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा की गणना कीजिए। किसकी प्रथम आयनन ऊर्जा अधिक होगी, किसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा अधिक होगी। तो क्या आप इसको कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम इसका हल देखते हैं। नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये आधा भरा हुआ है इसमें कक्षक में, तो आधा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, आधा भरा हुआ कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। यानी कि जो नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा है वो ऑक्सीजन के प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन का कक्षक आधा भरा हुआ है, इस कारण नाइट्रोजन का जो आयनन ऊर्जा है, प्रथम आयनन ऊर्जा, वो अधिक होगा। द्वितीय आयनन ऊर्जा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद नाइट्रोजन का कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हुआ और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हुआ। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान से देखिए, अब ये आधा भरा हुआ है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और नाइट्रोजन से आसानी से निकाल सकते हैं। यानी ऑक्सीजन का जो द्वितीय आयनन ऊर्जा है वो हमेशा ज़्यादा होगा नाइट्रोजन के द्वितीय आयनन ऊर्जा से। ठीक है, मतलब हम ये कहें कि नाइट्रोजन का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से अधिक होगा और द्वितीय आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन का अधिक होगा। ठीक, आप लोग के एक गृह कार्य आप लोग कीजिएगा, क्रोमियम और मैग्नीज, इसका प्रथम आयनन ऊर्जा और द्वितीय आयनन ऊर्जा को कैलकुलेट करके बताइएगा कि प्रथम आयनन ऊर्जा किसकी अधिक होगी, द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी अधिक होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।